Like a Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, हम लेसन नंबर 15 12th हिस्ट्री रीड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने इस लेसन में संविधान सभा के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो संविधान सभा है उसमें सबसे जो शक्तिशाली दल के रूप में था वो थी कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति जो थी वो सबसे मजबूत थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के 208 सदस्य थे। उसके बाद में जो बड़ा दल था वो मुस्लिम लीग था, जिसके 73 सदस्य थे। बाकी जो पार्टियों के नाम मैं आपको बताऊंगा उनके एक एक सदस्य थे। कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति पार्टी परिसंघ, सिख यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां और साम्यवादी, इन सभी का एक एक सदस्य था। और जो निर्दलीय सदस्य थे वो थे 8, और इनकी संविधान सभा में कुल जो संख्या थी सदस्यों की वो थी 296। प्रिय विद्यार्थियों, आज आगे शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में लोकतंत्र, समानता तथा न्याय सामाजिक संघर्षों के साथ गहराई से जुड़ चुके थे। इस समय समाज सुधारक विधवा विवाह पर बल देकर तथा बाल विवाह का विरोध करके सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदू समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी और बाल विवाह बच्चों का किया जाता था। इसके विरुद्ध भारतीय जो समाज सुधारक थे वो कार्य कर रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत व्यापक स्तर पर और अलग अलग बिंदुओं पर जारी था। एक तरफ विवेकानंद का हिंदू धर्म को न्याय संगत बनाने हेतु अभियान चलाना, तो दूसरी तरफ ज्योतिबा फूले का दमित जातियों की पीड़ा का प्रश्न उठाना, या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों द्वारा मजदूरों और किसानों को एकजुट बनाने का प्रयास करना, सब के सब सामाजिक लड़ाई के ही हिस्सा थे। ये जो सभी समाज सुधारक थे ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। प्रतिनिधित्व की मांग जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे अंग्रेजों को संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कई कानून पारित किए गए, जिसमें था सबसे पहला 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रिय विद्यार्थियों, 1919 का जो अधिनियम था उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में, मतलब राज्य कह सकते हो आप यहाँ पे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पहला कौन सा था, राज्य परिषद, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। और इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, सर लियोनिल कार्टिश। ठीक है। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। देखिए, इसमें एक काम और किया गया। पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। मत देने का अधिकार पहली बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिया गया, मत देने का अधिकार। सेकंड था 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधायिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 ईस्वी के इस अधिनियम को क्या बताया, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इस अधिनियम के तहत
भारत सरकार ने 3 श्रेणियों में बांटा गया भारत सरकार अधिनियम को 3 श्रेणियों में, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें अलग अलग विषय दिए गए कि कौन राज्य सरकार या केंद्र सरकार कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। तो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचक बनाए रखने हेतु एक प्रभावी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी अन्य वर्गों के साथ सद्भावना पूर्ण जी। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए सभी जो बहुत से जो दल थे या बहुत से जो लोग थे वो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था निर्वाचन जो पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए बहादुर के बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए और इसे बंटवारे की साजिश मानने लगे। सरदार पटेल ने कहा था कि जिसने एक समुदाय कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश को पूरी तरह क्या करेगा, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनके अनुसार यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दिया। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि यह प्रस्ताव मात्र राष्ट्र के लिए नहीं अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। गोविंद वल्लभ पंत ने भी इसे आत्मघाती मांग करार दिया। मतलब जो लोग अलग निर्वाचिका की मांग कर रहे हैं वो मुख्य समाज से अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे, यह वह कहते थे। मुस्लिम समाज भी पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर बटा हुआ था। उदाहरणतः बेगम एजाज रसूल का मानना था कि वह आत्मघाती साबित होगा और इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। इस प्रकार से 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य पृथक निर्वाचिका के विरोधी बन गए। किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? अल्पसंख्यक वे लोग जो क्या हों, गरीब हों या दबे कुचले हों, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसे क्या कहा जाए? अल्पसंख्यक माना जाए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया। साथ साथ आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा। अंबेडकर ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दमित और शोषित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से अलग थलग पड़ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।